अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में कोरल ड्रॉ में रेक्टेंगल टूल की प्रैक्टिस करेंगे और रेक्टेंगल टूल के ही फ्लाई आउट में मौजूद 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल को भी एक्सप्लोर करेंगे। हम रेक्टेंगल टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम रेक्टेंगल टूल पे किस तरह की चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो हम रेक्टेंगल टूल को पिक करते हैं। ये रेक्टेंगल टूल है। जब मैं इसके ऊपर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करती हूँ, ये देखें रेक्टेंगल का बटन आपको शो हो जाता है और शॉर्टकट की आपको शो हो रही है F6। आप F6 प्रेस करके भी इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं F6 प्रेस कर सकती हूँ या मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और अब देखें कि मेरा माउस पॉइंटर चेंज हो चुका हुआ है। एक तो आपको क्रॉसहेयर शो हो रहा है, साथ ही आपको रेक्टेंगल का आइकन शो हो रहा है। अब जब मैं ड्रॉ करती हूँ इसको, यानी कि मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको ड्रॉ करती हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ होता है। रेक्टेंगल के बारे में हम सबको मालूम है कि इसकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती। लेकिन अगर हम कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के दौरान कंट्रोल का बटन प्रेस कर लेती हूँ, जैसे अभी मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया है। तो कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद देखें कि अब आपका ये रेक्टेंगल नहीं है बल्कि एक स्क्वायर बन चुका है। तो हम इस स्क्वायर को अपने पेज के बिल्कुल सेंटर में मूव करते हैं। पेज के सेंटर में किसी भी शेप को, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अपने P का बटन प्रेस करना होता है। इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। और जब भी आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है या जब भी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेना है, तो आपने उस शेप या ऑब्जेक्ट को कंफर्म करने के बाद यहाँ से ये हमें शो हो रहा है टूल बॉक्स के ऊपर, ये हमारा पिक टूल है। तो पिक टूल का पर्पज़ होता है कि आप इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ और अब देखें कि मेरा माउस पॉइंटर एरो के आइकन में चेंज हो चुका है। अब मैंने रेक्टेंगल टूल को, यानी कि शेप को ड्रॉ करके कंफर्म कर लिया। अब ये पेज से भी बाहर हमें शो हो रहा है, यानी कि रेक्टेंगल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ हम कैसे चेंज करते हैं, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। तो अभी मैं इसका शॉर्ट वे यूज़ करती हूँ। तो शॉर्ट वे यूज़ करते हुए, यानी कि शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैंने अपने ऑब्जेक्ट को पेज के अंदर रखा है, यानी कि इसको रीसाइज किया और उसके बाद शिफ्ट के बटन के साथ मैंने F4 प्रेस कर दिया ताकि मेरे सामने कोरल ड्रॉ की विंडो बिल्कुल फिट हो जाए। अब जैसे ही हम रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ कर लेते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप शेप ड्रॉ करते हैं तो जो राइट साइड वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे देखें अभी ये जो राइट साइड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको शो हो रहा है। इसमें से पेन, ये देखें ये पेन वाला आइकन जो है ये हमारे जो आउटलाइन है उसकी विड्थ होती है। और अगर हम यहाँ से चले जाते हैं टॉप लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि मैं ये टॉप लेफ़्ट साइड पे जा रही हूँ, तो ये देखें ये मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, ये कि ऑब्जेक्ट की विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए और इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और ये जो मिड वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो मिड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इनका कंसर्न होता है। जैसे मिड वाली प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक अब इस वक्त रेक्टेंगल के साथ है। तो यहाँ जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हमें जो टॉप पे कुछ प्रॉपर्टीज़ शो हो रही होती हैं, जिसमें से एक
हमारा राउंडेड जो एरिया है ये उसको रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए वो ये बटन है हमारे सामने राउंड करने के लिए रेक्टेंगल को। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिवेट होता है कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए। तो इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिलेक्टेड है, यानी कि शेप बिल्कुल सिलेक्टेड है, और जब मैं इसके ऊपर पॉइंट्स एंटर करती हूँ जैसे कि 20 पॉइंट्स, तो मेरा रेक्टेंगल उसी हिसाब से राउंड हो रहा है। लेकिन अगर मुझे अपना ये रेक्टेंगल किसी एक कॉर्नर के हिसाब से मुझे इसको राउंड करना है, यानी कि टॉप लेफ़्ट साइड हो या बॉटम राइट साइड हो, तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे एक बटन मौजूद होता है एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। जैसे इस वक्त ये ऑन है तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं, और अब मैं जाके पॉइंट सेंटर करती हूँ जैसे कि 20 पॉइंट्स, तो वो उस हिसाब से राउंड हो रहा है। यानी कि मेरा जो टॉप लेफ़्ट साइड वाला कॉर्नर है वो राउंड होगा, बाकियों के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके साथ वाला बटन हम देखते हैं, जैसे इस बटन का नाम था राउंड कॉर्नर, तो इसके साथ वाला जो बटन है वो स्क्वैलप्ड कॉर्नर है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद अब मैं पॉइंट्स इसमें एंटर करती हूँ, जैसे मैं इसमें भी 20 पॉइंट्स ही एंटर कर देती है, तो ये स्क्वैलप्ड के हिसाब से इसकी शेप इस तरह की हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इस लॉक को ऑन कर देती हूँ तो ये शेप मेरे ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से चेंज करेगी। तो अभी मैं इसको अंडू कर देती हूँ कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हुए, और ये स्क्वैलप्ड के साथ मौजूद है शैम्फर्ड कॉर्नर। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, इसको अप्लाई करती हूँ, तो हम पहले इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। और यहाँ देखें कि यहाँ तो अगर आपने सारे के सारे कॉर्नर्स को चेंज करना है तो फिर आप इस लॉक को ऑन कर देते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही कॉर्नर चेंज करना है, जैसे कि मैं इस दफ़ा बॉटम लेफ़्ट साइड वाला जो कॉर्नर है ऑब्जेक्ट का शेप का वो चेंज कर देती हूँ और मैं इसमें 50 पॉइंट्स एंटर करती हूँ, तो ये उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्रोजेक्ट की, हमारे काम की, कि हमने किस तरह का काम रेक्टेंगल टूल की बेस पे करना है। अब मैं आपके सामने रेक्टेंगल टूल से रिलेटेड एक छोटी सी एक असाइनमेंट बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप इस सिंपल बेसिक शेप की मदद से बेसिक शेप्स फर्दर यूज़ करते हुए, जो कि इसी की ही डुप्लीकेट्स होंगी, हम मज़ीद काम क्या कर सकते हैं। तो अब मैं एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करती हूँ। रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए आप प्रॉपर्टी एक स्क्वायर ड्रॉ करें। ये जैसे मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करते हुए प्रॉपर्टी एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। अब मैं एंगल ऑफ रोटेशन की मदद से अपने इस शेप को कोई एंगल दे दूँगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ 45 एंगल। तो ये 45 के एंगल के हिसाब से सेट हो गया। और आउटलाइन विड्थ इसकी मैं सेट कर देती हूँ जैसे 10 पॉइंट्स, और शेप का फिल कलर मैं ब्लू रख लेती हूँ। अब मुझे इसको विड्थ के लिहाज से चेंज करना है। तो विड्थ के लिहाज से चेंज करने के लिए आपने ये पिक टूल की मदद से ही ये इसके जो मिड वाले एरोज़ हैं उनमें से किसी एक एरो के ऊपर माउस पॉइंटर लाएं और शिफ्ट का बटन प्रेस करें। तो ये शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए मैंने इसको रीसाइज कर लिया है विड्थ के लिहाज से। और अब हम इसका सेंटर पॉइंट चेंज करेंगे और उसी सेंटर पॉइंट के मुताबिक सेंटर पॉइंट को सेट करने के बाद उसके इर्द गिर्द मैं डिफरेंट शेप्स जो किसी ही ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ होंगी वो क्रिएट करूँगी। तो हम इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखें ये क्रॉस है, किसी भी शेप के ऊपर ये क्रॉस होता है, ये हमारा जो क्रॉस का साइन होता है। जब मैं इस क्रॉस के ऊपर एक दफ़ा और क्लिक करती हूँ, जैसे कि मैं इस क्रॉस के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ये जब मैंने इस क्रॉस के ऊपर क्लिक किया तो वो डॉट में चेंज हो गया। आप इस डॉट के ऊपर माउस पॉइंटर लाएं और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप इस डॉट को नीचे की तरफ मूव कर दें, जैसे कि यहाँ। और अब ये जो राउंडेड एरोज़ हैं उनमें से किसी एक के ऊपर माउस पॉइंटर लाएं, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप साथ ही फ़ौरन से जो है वो राइट क्लिक कर दें, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देती हूँ।
अब आपने कंट्रोल के बटन के साथ कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते जाना है जब तक कि ये प्रॉपर शेप क्रिएट नहीं हो जाती। जैसे अभी एक प्रॉपर शेप क्रिएट हो चुकी है। ये जितने भी पेटल्स हैं इन सब पेटल्स को मैं कंट्रोल के बटन के साथ ए प्रेस करते हुए सेलेक्ट करूँगी और उसके बाद कंट्रोल के बटन के साथ मैं जी प्रेस कर दूँगी ताकि ये ग्रुप में चेंज हो जाए। अब मैं पी का बटन प्रेस करूँगी ताकि ये पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाए और अब मैं अपनी इस शेप को रीसाइज़ करूँगी। तो रीसाइज़ करने के लिए वही मेथड है कि हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखते हैं। ये यहाँ से मैंने जैसे शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा और साथ ही मैंने राइट क्लिक कर दिया और अब आप यहाँ से कलर बदल दें। जैसे मैं अब वाइट कलर चूज़ कर लेती हूँ। अब अगेन मैं क्या करूँगी कि मैं इन हैंडल्स में से किसी एक के ऊपर, जैसे ये टॉप लेफ़्ट साइड वाला ही है, इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाऊंगी, शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगी। जैसे देखिए मैं अभी शिफ्ट का बटन प्रेस करती हूँ तो 4 हेडेड एरोज़ आ जाते हैं। जैसे ही मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करती हूँ तो ये देखें ये 4 हेडेड एरोज़ हैं। इनको आप अंदर की तरफ ड्रैग करें और अंदर की तरफ ड्रैग करते हुए आप साथ ही राइट क्लिक कर दें। अब जैसे आपने साथ ही राइट क्लिक किया है तो एक और कॉपी हो गई है और अब हम इसके ऊपर भी कलर दे सकते हैं। इस तरह ये एक प्रॉपर शेप हमारी सिंपल स्क्वायर को यूज़ करते हुए क्रिएट हो गई है। और अब आप कंट्रोल के बटन के साथ ए प्रेस करें ताकि आपका ये ऑब्जेक्ट, सारा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाए। कंट्रोल के साथ जी प्रेस करें ताकि ये ग्रुप हो जाए और अब हम इसको भी रीसाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल वैसे शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए हम ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ मूव करते हैं ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। अब ये देखें मैं जैसे शिफ्ट का बटन प्रेस करती हूँ और इसको अंदर की तरफ मूव कर देती हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल रीसाइज़ हो जाता है। रेक्टेंगल टूल के ऊपर जब हम माउस का बटन प्रेस करके रखते हैं तो हमें इसमें एक अगला टूल भी शो होता है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। ये भी ड्रॉ करने में रेक्टेंगल टूल की तरह का ही है। जैसे मैं अब इसको ड्रॉ करती हूँ तो देखें ये रेक्टेंगल टूल की तरह का है और इसमें भी अगर जैसे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करती हूँ तो ये प्रॉपर स्क्वायर में हमें शो होता है और क्लिक करने के बाद मेरी ये शेप जो है वो फाइनल हो जाती है। लेकिन इसमें और सिंपल रेक्टेंगल में ये फ़र्क है कि जो सिंपल रेक्टेंगल होता है उसका एंगल हमने खुद से सेट करना होता है, जबकि इसमें ये जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल है इसमें हमें एंगल जो वो सेट मिलता है और बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमें बिल्कुल वैसे ही मिलती हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल टूल के ऊपर अप्लाई करके देखी हैं। तो आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी बताया गया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।